गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं इसका सार बताने से पहले आप थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो मन्नू भंडारी जी हैं, इन्होंने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है, बल्कि क्या किया है, आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब मैं सार पर प्रकाश डाल रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको बुक से पढ़ना है और सार पर मैं सिर्फ प्रकाश ही डाल पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि आपको पूरा लेसन समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये जो प्रस्तुत पाठ है वो आत्मपरक शैली में लिखा गया है और आत्मकथ में लेखिका ने, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि उन्होंने उन व्यक्तियों पर प्रकाश डाला है जो उनके जीवन की लेखनी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें उनके पिताजी हैं, उनकी प्राध्यापिका है शीला अग्रवाल है, इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने जहां वो रहती थी वहां की भी उनकी यादें हैं जिनको उन्होंने ताजा किया है। अब मैं सार बता रही हूँ। लेखिका मन्नू भंडारी जी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ है। लेखिका को यहाँ की अधिक याद नहीं है, पर उन्हें इतना याद है कि इंदौर में उनके पिता का बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। वे सदा कांग्रेस के साथ समाज सुधार में लगे रहते थे। वे विद्यार्थियों बिना ही ट्यूशन फीस लिए पढ़ाया करते थे, मतलब जो विद्यार्थी होते थे उनको बिना ही ट्यूशन फीस लिए पढ़ाया करते थे। यहाँ उनकी दरिया दिली बहुत प्रसिद्ध थी, जहाँ एक ओर वे संवेदनशील थे और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। ठीक है, ये कहाँ की याद थी? ये तो इंदौर की बात हुई। अब कुछ यादें उनकी अजमेर की भी थी। तो अजमेर की यादें किस तरह की थी? अपनों के हाथों हुए विश्वासघात और आर्थिक संकट ने लेखिका के पिताजी के हृदय में इतनी ठेस पहुंचाई कि वे इंदौर से अजमेर आकर बस गए। यहाँ वे 2 मंजिले मकान में लेखिका के जो पिताजी हैं और उनकी किताबों का साम्राज्य था, मतलब 2 मंजिले मकान था जिसमें उनके पिताजी थे और उनकी पुस्तकें थी, और नीचे उनकी व्यक्तित्व विहीन माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, शब्दकोश, विषयवार को पूरा किया। इसमें उन्हें यश और प्रसिद्धि भी प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई, प्रसिद्धि मिली उन्हें, परंतु धन नहीं मिला। इससे उनकी आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई। वे अपनी परेशानियां अपने बच्चों के साथ बांटते नहीं थे, इसलिए उनका क्रोध मां पर ही बरसता था। अपने के हाथों हुए विश्वासघात ने उन्हें इतना शक्ति बना दिया कि अपनी पत्नी और बच्चों पर भी विश्वास नहीं कर पाते थे। अब इस चीज का, ये जो पिता है उनका प्रभाव उनके ऊपर कैसे पड़ा, ये मैं बताना चाहूंगी कि पिता के चाहे और अनचाहे जो व्यवहार था वो लेखिका के अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका बचपन में ही मरियल सी दुबली पतली और काली लड़की थी। उससे 2 साल बड़ी बहन थी, वह खूब गोरी थी, जिसका नाम सुशीला था। ठीक है, लेखिका की तुलना घर के लोग उससे करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, लेखिका के अंदर हीन भावना इतनी गहराई से पैर बना चुकी थी कि अपनी उपलब्धि पर वे स्वयं ही विश्वास नहीं कर पाती थी। आज भी लेखिका के पिता शक्की स्वभाव की झलक लेखिका के पिता के जो शक्की स्वभाव था उसकी झलक लेखिका अपने अंदर महसूस करती हैं। अब उनके अड़ोस पड़ोस और परिवार का क्या हाल था वो भी आपको बताती हूँ। लेखिका याद करती हैं कि बचपन में उनके घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थी और सारा मोहल्ला एक ही परिवार जैसा रहता था, एक परिवार जैसा मानते थे, सब एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन और भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेला, पतंग भी उड़ाई। उन दिनों को याद करते हुए लेखिका कहती हैं कि आस पड़ोस का कल्चर का स्थान और फ्लैट की जो संस्कृति, मतलब जो आस पड़ोस का जो कल्चर है वो अब क्या है, अब तो फ्लैट में लोग रहते हैं,
अब तो फ्लैट की संस्कृति ने जन्म ले लिया है। फ्लैट में रहने वाले लोगों का जीवन नहायत ही संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गया है। लेखिका की कहानियां के सभी पात्र उनके मोहल्ले से ही निकले हुए हैं। अब वो स्वयं का वजूद कैसा महसूस करती थी, इस बारे में मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ कि सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया और दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिताजी का ध्यान अपनी छोटी बेटी अर्थात मन्नू भंडारी की ओर गया। वे रसोई को भटियार खाना मानते थे। भटियार खाना, भट्टी जहाँ पर लोग खाना बनाते हैं वहीं जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है, तो उसको भटियार खाना मानते थे उनके पिताजी। उनके अनुसार रसोई में काम करना अपनी योग्यता और प्रतिभा को नष्ट करना है। उनके घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते थे और पिताजी चाहते थे कि लेखिका उनकी बहसों का हिस्सा बने। उन्हें यह सब तो समझ में नहीं आता था, पर क्रांतिकारियों और शहीदों के बलिदान से आक्रांत रहती थी और उनके मन में देशभक्ति की ज्वाला भी भड़कती रही। मतलब ठीक है, उस सब माहौल को देख के उनमें देशभक्ति की भावना भी भड़कती थी। अब शीला अग्रवाल से उनका संपर्क कब हुआ, इस बारे में मैं बताना चाहूंगी। कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी वे। उनका परिचय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने उन्हें, अब जब वो कॉलेज गई तो वहां पर उनका परिचय किससे हुआ, शीला अग्रवाल से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें हिंदी साहित्य में प्रवेश करने की प्रेरणा दी और उनकी बहसों का विस्तृत रूप दिया। ठीक है, शरद प्रेमचंद से उनका दायरा निकलकर जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा तक फैलता चला गया। देशभक्ति की जो अलग पिताजी ने जगाई थी, उससे शीला अग्रवाल ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया और लेखिका बढ़ चढ़कर आंदोलनों, प्रभात फेरियों, हड़तालों, जुलूस आदि में हिस्सा लेने लगी। उनके जो जोशीला भाषण था, उसमें युवा वर्ग के रंगों के खून को लावे में बदल दिया। पर पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उनकी लड़की लड़कों के साथ सड़क नापती हुई नारे लगाए और हड़तालें करती फिरे। वैचारिक टकराहट का शुरू हुआ सिलसिला राजन से विवाह के बाद भी चलता रहा। अब प्रिंसिपल द्वारा जब कॉलेज बुलाया गया, उस समय क्या हुआ, लेखिका बताती है कि उनके कॉलेज में पिताजी को बुलाया गया क्योंकि कॉलेज में लेखिका के एक इशारे पर पूरा कॉलेज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु सड़कों पर उतर आता था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पिताजी को बुलाया गया। वह सुनकर वह भरनाते हुए कॉलेज गए और जब लौट कर आए तो गर्व पूर्वक कहा कि यह तो पूरे देश की आवाज है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। उनकी बातों को सुनकर लेखिका अवाक रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पिताजी के जो मित्र थे वो क्या बातें करते थे, इस बारे में मैं बताना चाहूंगी। उन दिनों आजाद हिंद फौज पर मुकदमे के सिलसिले में संपूर्ण देश में हड़ताल चल रही थी। अजमेर के चौपड़ चौराहे पर हुए लेखिका के जोशीली भाषण ने लोगों के मन में सुलगती हुई चिंगारी को और भड़का दिया। इसी समय पिताजी के एक तकियानूसी मित्र ने आकर पिताजी से कहा, मन्नू की तो मती मारी गई है, हड़तालें करवा रही है। यह हम जैसे घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता। यह सुनकर पिताजी क्रोध में भड़क उठे, परंतु तभी उनके एक प्रतिष्ठित मित्र डॉक्टर अव्वालाल आए और लेखिका को देखते ही वे धारा प्रभाए लेखिका की प्रशंसा करते रहे। इसे सुनकर पिताजी का क्रोध गर्व में बदल गया। लेखिका के अनुसार पिताजी अंतर्विरोधी में जीते थे। वे एक ओर अपनी विशिष्ट छवि बनाना चाहते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति अधिक सजग रहते थे। अब आगे क्या होता है, मई 1947 में कॉलेज प्रशासन ने शीला अग्रवाल को कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के कारण नोटिस दे दिया और थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई। इसके बाद कॉलेज के छात्रों और लेखिका
ने मिलकर इतना हुड़दंग मचाया कि प्रशासन को अंत में हार कर अगस्त 3rd ईयर की क्लासेस शुरू करनी पड़ी। जीत की खुशी, अब चूंकि लेखक को जीत की बहुत खुशी हुई, अब 15 अगस्त 1947 की चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने वह खुशी कम थी। इस तरह से वो बहुत खुश हुई और उनकी जो खुशी जो 15 अगस्त 1947 थी उससे कम लगी उनको। और इस तरह से ये आपकी पुस्तक में जो पाठ है उसका सारांश खत्म हुआ। अब आपकी जो क्वेश्चन आंसर हैं, इन क्वेश्चन आंसर को मैं PDF बनाकर दूंगी, PDF बनाकर दूंगी आपके जितने क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, अब आपका ये लेसन खत्म हो गया है। ठीक है, आप एक बार लेसन रीड कर लीजिएगा। ओके।